Audio Jungle. Audio Jungle. एक है हैदराबाद में एक मदारी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। मैं हैदराबाद में 4-5 दिन पहले था, वहीं बोल के आया हूं। मुझे ऐसा नहीं है दिल्ली में बोल के भाग गया मैं, वहां बोला, पूरी रात भी रहा, सबको मालूम था किस होटल में ठहरा हूं। फोन तो हैदराबाद से करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। मैंने कहा जब मैं हैदराबाद आया था तो मिलने क्यों नहीं आए थे? इस किस्म के जोकर इसलिए आपको धमकी देते हैं कि आप नहीं थे। ये जो बौखलाहट है, सुना है मैंने कि राजस्थान में भी कुछ नई नई जगह तलाशी जा रही है, धरना कहां से शुरू करें। अच्छी साफ सुथरी जगह हो जहां खाना पीना भी मिलता रहे। यकीन मानिए, जो कुछ मेरे पास खबर है, जो कुछ मैं जानता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये धरने नहीं हटने वाले हैं। और मुझसे पूछेंगे मेरी जाती ख्वाहिश क्या है, मैं चाहता हूं अल्लाह करे इस देश की हर गली मोहल्ले में धरना लग जाए। कई 1000 साल के बाद धरने पे आए हो बेटा, धरने पे तो आए हो, अभी उठने नहीं देंगे, चिंता मत करो। इतना धरने पे बैठाएंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश धरना देने की समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि वो धरने से ना उठें, इसीलिए मैं आपके बीच में और आपके स्वामी जी के दावत पे आया हूं। इन्हें धरने से नहीं उठने देना है। अभी तो CAA के नाम से बैठे हैं। ये कहते हैं कि CAA हमारी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता है कि 70 साल से इस देश के ट्रैफिक रूल इनकी समझ में आ गए थे। सब कुछ इनकी समझ में आ गया है, सिर्फ CAA नहीं समझ में आ रहा बेचारों की। और हमें और आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा ही समझो। ये जो सनातनियों को मैं जगह जगह सुनता हूं, पुष्पेन जी हम आपको बुलाना चाहते हैं, हम CAA पे सेमिनार कराना चाहते हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा है CAA के बारे में समझाने के? आपकी सरकार को समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, उन्हें मुझे समझाना नहीं है। इसलिए अभी धरना खत्म नहीं होने वाला। 10 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठ जाएंगे। जो थोड़ी बहुत उनकी समस्या समझिए, कोई जान नहीं रहा उनसे कहने के धरना समाप्त करिए। अब कैसे उठ जाएं? बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास आके हमें बताओ कि CAA क्या है। वो कहता है तुम इतने भोले नहीं हो, वो जाएगा नहीं। और मुझे पता है वो जाना नहीं चाहता, वो चाहता ये बैठे रहे। अब कुछ कोशिश की जा रही है जिसको फीलर कहते हैं अंग्रेजी में। कुछ लोगों के बीच में से मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही है कि किसी छोटे मोटे नेता को भेज करके फेस सेविंग फॉर्मूला बन जाए और हम हट जाए यहां से। अब मुश्किल है कि जाते भी नहीं बन रहा और बैठते भी नहीं बन रहा। लेकिन आपने राजनीति में साधु संत नहीं भेजे हैं, क्योंकि हमारे समाज की समस्या है। हम राजनीतिज्ञों से उम्मीद करते हैं कि वो 24 कैरेट का साधु हो, और साधु को राजनीति में भेज रहे हैं। इसलिए कहीं गोल्डन बाबा हैं, कहीं कंप्यूटर बाबा हैं, किसी को राज्य स्तर का दर्जा चाहिए। यह समझ में नहीं आता मुझे। राजनीति के जो नियम हैं वो मुझे और आपको कितने भी खराब लगें, राजनीति में वही जीतेगा जो राजनीति के नियमों को जानता होगा। इसलिए अपने सत्ताधारियों से, अपने नेताओं से आदर्शवाद की उम्मीद न करें।
आपने आदर्शवाद की उम्मीद की, लगातार आदर्शवाद की तरफ आप जब बढ़ते रहे और कहा कि नहीं हम आदर्शवाद से सत्ता प्राप्त करेंगे, माफ कीजिएगा, फुटबॉल के मैदान में उतरे हैं तो फुटबॉल के नियम से खेलना होगा। यह नहीं होगा कि फुटबॉल के मैदान में उतरेंगे और नियम हम क्रिकेट के लगाएंगे, यह नहीं होता। आपको नियम अच्छे लगें या ना लगें, जब आप सत्ता पे पहुंच जाएं उसके बाद आपके पास ताकत है कि आप नियम बदल दें, लेकिन अभी आपको उन्हीं नियमों के साथ सत्ता में पहुंचना होगा। एक पार्टी को बड़ा आदर्शवाद हो गया था, छोटी छोटी बात में आदर्शवादी थे, अच्छे खासे ठीक ठाक चल रहे थे, पड़ोसी मुल्क में चले गए, गलत जगह जाके श्रद्धांजलि दे दी, वहां श्रद्धांजलि दी गई, यहां से कुर्सी चली गई। बार बार समझाया कि राजनीति एक अलग खेल है, हमारे समाज को राजनीतिक लोगों से एकदम ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो बहुत ही आदर्श हो। वो आदर्श हम जब करेंगे जब समाज आदर्शवादी हो जाएगा, तब अपने आप सत्ता पे आदर्शवादी लोग पहुंचेंगे। यह समाज भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुका है। भीड़ तंत्र अपनी ताकत से इस देश की सत्ताओं को डराता है, न्यायपालिका को डराता है, फौज को डराता है, पुलिस को डराता है। ऐसे में आदर्श की बात करना बेईमानी है। बार बार समझाने के बाद ये नहीं मान रहे थे। एक बार इनकी समझ में आ गया, ये इतने आदर्शवादी थे कि घटते घटते पार्लियामेंट में एक फूल दो माली रह गए। तब इनको समझ में आया कि आदर्शवाद से बात बनेगी नहीं। अगर आदर्शवाद की बात करनी है तो फिर राजनीति छोड़ दो और किसी संत का चोला पहनो और आदर्श की बात बताओ। लेकिन मैंने कहा कि इसी देश में हम सब इस बात से, मैं इस बात का ज्यादा धन्य करता हूं उन मां बाप को जिन्होंने मुझे ऐसी जगह पैदा किया। यह वही जगह है जहां से पाकिस्तान का आइडिया पैदा हुआ था। अब मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में सच्ची सच्ची बातें मत बताओ। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आज संकट ये नहीं है, संकट ये है कि थोड़े से आप बदले तो शक्ल बदल गई है। इसलिए आपका दबाव और आपका यह भरोसा, मैं इस पूरी घटनाओं को जो हुई हैं एक सोशोलॉजिस्ट के एंगल से देखता हूं। किसी पार्टी किसी विचारधारा में बंध के नहीं देखता। उस मूल में सिर्फ अगर कोई एक चीज है, बार बार राष्ट्र के इर्द गिर्द सोचता हूं, तब मुझे लगता है ये घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी सोया जो भी चूका, याद रखिएगा आने वाली पीढ़ी उसको माफ नहीं करेंगी। आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि आपके पास किताबें पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपके पास एक तरफा विचार था। जो लोग पूरी दुनिया में बार बार भारत के लिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, उन्हीं लोगों ने आपके हाथ में एक हथियार दे दिया है जिसके कारण इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। इसलिए आज आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, आपके मन में कोई सवाल है उसे प्रकट कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं उसको कहने की ताकत आपके पास है। इसलिए पूरी दुनिया भर के अंदर सबको सब कुछ पता है और यही कारण है कि आप जब बदले, सत्ता बदली तो एक कमाल का काम हुआ। उन सरकारों को पता है कि 2014 में ये जो 282 सीटें हमें दी गई थीं, ये तो बिल्कुल किनारे पे लाके इस राष्ट्रवादियों ने खड़ा कर दिया था। उन्होंने तमाम ऐसे फैसले किए जिससे मैं और आप नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हमें भी 70 साल में बिजली का बिल, फ्री की चीजें लेने की आदत पड़ गई थी। आदत पड़ गई थी हमें। हम समझते थे राष्ट्र का निर्माण इन्हीं चीजों से होगा। पहली बार इस समाज में जो बड़ी तब्दीली हुई है, जो जमीन पे मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं,
एक ऐसा समाज जो मेरे तेरे में के अलावा सोचता नहीं था। उस समाज ने 2014 के बाद सबसे ज्यादा तकलीफें इस देश के बहुसंख्यक समाज ने उठाई। और आप तो उस राज्य के लोग हैं कि दुनिया भर में जितने भी बड़े से बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो टाटा हो, वो बिरला हो, वो सिंघानिया हो, सब आप ही के राज्य से गए हैं।